हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सभी को इस लाइव स्ट्रीम में एक बार पुनः हमारी इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना है। तो हमारी कक्षा 12th ज्योग्राफी की थर्ड मैराथन क्लास है, जो कि चैप्टर आपका थर्ड है मानव विकास। उसकी जो मैराथन क्लास है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। हम आज की क्लास जो है मैराथन क्लास चैप्टर थर्ड मानव विकास, जो कि आपका 5 नंबर का जो चैप्टर है वो आज पूरी क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो सभी को लाइव स्ट्रीम को अंत तक देखना है। तो सभी को गुड इवनिंग, वेलकम। सभी स्टूडेंट्स वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना है और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को इस लाइव क्लास को ज्वाइन करवाना है और इस लाइव क्लास को शेयर कर देना है। तो सभी का इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत है, वेलकम, सभी का वेलकम। चलिए हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी की थर्ड मैराथन क्लास है वो चलने वाली है। और हमारी 2 मैराथन क्लासें हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2, दोनों की मैराथन क्लास है वो कंप्लीट कर दी गई है। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर इसको प्लेलिस्ट को ओपन करके दोनों मैराथन क्लास को आप देख सकते हैं। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 की जो मैराथन क्लास है वो, इसमें आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित आरबीएससी की जो ब्लूप्रिंट जारी की है उसी ब्लूप्रिंट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, मैराथन क्लास यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आते हैं इस चैप्टर से, एवं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, रिक्त स्थान क्वेश्चन एवं लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरह का आपका पैटर्न रहने वाला है, तो कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए सभी को एक बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को एक बार लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेना है। चलिए हमारी क्लास को, मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार जुड़ जाना है। चलिए आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होती दिख जाएगी। तो आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूगोल मानव विकास का आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। मानव विकास देख सकते हैं, कक्षा 12th मानव विकास है। तो इस चैप्टर को आपकी जो ब्लूप्रिंट पर आधारित रहने वाली है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, मानव विकास ज्योग्राफी है क्लास 12th। इसके बाद क्लास 12th की यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार रहने वाले हैं। आपको जो भी सेकंड चैप्टर था इसी चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो इसमें रहने वाला है, क्योंकि आपकी सेकंड इकाई में दे रखा है। तो सेकंड इकाई में 2 चैप्टर आते हैं, एक आपका विश्व जनसंख्या वाला और एक मानव विकास। तो मानव विकास और विश्व जनसंख्या में दोनों का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है और सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रश्नों के प्रकार में आप देख सकते हैं, पहला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो कि आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। रिक्त स्थान क्वेश्चन, जो कि आधे नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है। अतिरिक्त लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद बात करें लघुतरात्मक क्वेश्चन, तो 1.5 कितने 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो वो नहीं आने वाला है। इसके बाद निबंधात्मक भी एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला नहीं है। तो सभी को वेलकम लाइव क्लास में, सभी को स्टार्टिंग कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। तो आपको बताना है स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जिसने भी द आंसर बताया उसका आंसर करेक्ट होने वाला है। तो जिन्होंने भी द आंसर बताया उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये आपकी 2023-2022 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, उन्होंने विकास हेतु बल दिया। किस विकास हेतु बल दिया। तो यहाँ पर
4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि, सेकंड है विकल्पों में वृद्धि, थर्ड है स्वतंत्रता में वृद्धि, या 4 है अन्वेषण में वृद्धि। तो आपको 4 में से एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि, सेकंड है विकल्पों में वृद्धि, आपका तीसरा है स्वतंत्रता में वृद्धि, या चौथा है कि अन्वेषण में वृद्धि। तो कंप्लीट आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कई स्टूडेंट ने बताया तो इसका आंसर करेक्ट है कि स्वतंत्रता में वृद्धि। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर हक ने विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया है, इसके अनुसार ये विकल्प है स्थिर है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, या परिवर्तनशील है। तो तीसरे का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो तीसरे का आंसर द है परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील जिसने भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताया उसका आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखें तो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है वो नहीं है, इसमें बताना है। तो जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता, या स्वतंत्रता का उपभोग। तो चौथे का आपको आंसर बताना है। जिसने भी चौथे का आंसर बता दिया उसका आंसर करेक्ट है। और इसी तरह अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो मजबूत होने वाली। तो जितने भी MCQ क्वेश्चन है वो कंप्लीट इसमें से ही आपके MCQ को क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लाइव स्ट्रीम को अंत तक देखना है। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आने वाली जो अन्य मैराथन क्लासें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर देखें तो पहला है जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता, या स्वतंत्रता का उपभोग। तो यहाँ पर चौथे का आंसर बताना है। तो चौथे का करेक्ट आंसर है वो अर्थव्यवस्था में वृद्धि ही आपका उत्तर होने वाला है। तो ब उत्तर है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखें तो मानव विकास सूचकांक जिसका फुल फॉर्म क्या है, HDI के परिकलन में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है। तो संसाधनों तो पहुंच, सरकारी नीतियाँ, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो यहाँ पर आप देखें तो क्षेत्र इनके कौन कौन से 3 क्षेत्र बताए गए थे। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुँच। तो इसमें देख लेना है शिक्षा है, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच, यानी कि ब आपका इसमें गलत आंसर होने वाला है, यानी कि सही आंसर आपका ब होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें से ये गलत आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखें तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। छठा ही क्वेश्चन बताया गया है कि HDI रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मूल्यांकन का सूचक होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि HDI जो है उसका रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मूल्यांकन का सूचक कौन होता है। तो यहाँ पर पौध साक्षरता दर, संकल्प, नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याशा, या क्रय शक्ति। तो इसमें से 4 आपको मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट बताना है। तो सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि HDI रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मूल्यांकन का सूचक होता है तो कौन होता है, अ, ब, स या द। तो छठे का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला स है जो कि जीवन की प्रत्याशा। इसके बाद देखें तो सातवां क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है कि मानव विकास में कमी को मापने का सूचक कौन सा है। कमी को मापने का सूचक बताया गया है तो मानव विकास सूचकांक, पोषणीय विकास सूचकांक, अल्प विकास सूचकांक, या गरीबी सूचकांक। तो आपको याद रखना है तो गरीबी सूचकांक है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी द आंसर बताया उनका आंसर करेक्ट होने वाला है गरीबी सूचकांक। इसके बाद देखिए तो आठवां क्वेश्चन के लिए सभी को एक बार रेडी लिख देना है क्योंकि आठवां क्वेश्चन है वो ही इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दिया गया है तो आपको ये कंप्लीट ही देखना है कि जिसने भी चैप्टर पूरा पढ़ा होगा मानव विकास वाला उसको ये चैप्टर का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा कि मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो पहले ही चैप्टर में बताया गया था कि पहला बताया गया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महबूब उल हक या मोतीलाल नेहरू। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका महबूब उल हक जो कि आपके जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। तो इसको याद रखना है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री आपके कौन थे तो ये थे आत्मन्य सेन जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। तो ये जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या महबूब उल हक या मोतीलाल, इसमें से करेक्ट आंसर है आपका महबूब उल हक। और जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री पूछे तो आपको बताना आत्मन्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा
वो आत्मीय शयन आपको बताना है। तो किस उपागम का संबंध आत्मीय शयन से है, यहाँ पर आ गया कि आत्मीय शयन, किस उपागम का संबंध आत्मीय शयन से है। तो आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, कल्याण उपागम या क्षमता उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है द क्षमता उपागम, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास को मापने में स्कोर है, मानव विकास के मापने में स्कोर है। तो आपको इसमें से 4 क्वेश्चन में आपको बताया गए अ ब स द, जिसमें से पहला है कि 0 से 4 के मध्य, स है 0 से 3 के मध्य, ब है 0 से 1 के मध्य या 0 से 2 के मध्य। क्वेश्चन 10वां है, 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 0 से 3 के मध्य। तो करेक्ट आंसर आपका 0 से 3 के मध्य रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है ये पूछ सकता है। तो यूएनडीपी का पूरा नाम आपको पूछ सकता है, तो इसको आपको कंप्लीट रख लेना है। यूएनडीपी यहाँ पर पूछा गया है कि यूएनडीपी कब से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाश कर रहा है। तो पहला बताया गया अ में 1992, 1990, 1991 या 1999। तो आपको अ ब स द में से एक को जो करेक्ट आंसर है इसको बताना है कि 11वें यूएनडीपी कब से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो 11वें का आपको इसमें आंसर बताना है। तो कई बच्चों ने यहाँ पर बताया है ब आंसर बताया है इसके 11वें का, 11 का ब आंसर बताया है। तो सही है, ब आंसर 1990 यूएनडीपी ने प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन को प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का अधिकारी घोषित किया है। तो किसको किया है? भारत को किया है, भूटान, नेपाल या चीन को। तो 12वें का करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में आपको कि विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जिनके सकल राष्ट्रीय जो प्रसन्नता को देश की प्रगति का जो अधिकारी घोषित किया है। तो किस देश को अधिकारी घोषित किया है? तो 12वें का आपको सभी को आंसर बताना है कि भारत, भूटान, नेपाल या चीन। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका भूटान ने जिसका भी आंसर बताया है उसका आंसर करेक्ट रहने वाला है। तो इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देशों का स्कोर क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देशों का स्कोर पूछा है। तो यहाँ पर बताया गया 0.800 से ऊपर है, ब में बताया गया 0.700 से 0.799 के बीच है। यहाँ पर बताया गया 0.550 से 0.699 के बीच है। इसके बाद द है 0.549 के बीच है। तो इसका 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो है 0.800 से ऊपर, यानी कि 0.800 से ऊपर रहता है, जो कि अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देशों का स्कोर रहता है। ये आपके जो मॉडल पेपर है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बता दिया है 0 से 800 से ऊपर। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल हक थे वो पाकिस्तानी के मूल निवासी थे। किसके मूल निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे। तो 14 का यहाँ पर आपको आंसर बताता है तो पाकिस्तान के मूल निवासी थे। तो जिससे भी कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान बताया है उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो पाकिस्तान के महबूब उल हक है वो निवासी थे। इसके बाद इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? मानव विकास का स्तंभ पूछा गया है। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या उपयुक्त सभी। तो इनमें से मानव विकास के जो स्तंभ है वो समता, सतत पोषणीय विकास, सशक्तिकरण और उत्पादकता। तो इसमें 4 पूछे गए थे, तो चारों का मैंने बता दिया। क्षमता आपको याद रखना है, दूसरा है सशक्तिकरण, इसके बाद सतत पोषणीय विकास और उत्पादकता, और इसमें उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपका इतने तक ही है। अब है रिक्त स्थान को आपको याद करना है कंप्लीट, क्योंकि रिक्त स्थान पूछे गए। मानव विकास का एक प्रमुख केंद्र बिंदु डैश डैश है। तो मानव विकास का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो कौन है? मनुष्य ही है।
तो आपका इसका आंसर होगा मनुष्य। इसके बाद सेकंड है, मनुष्य ही आपका इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेकंड है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार डैश डैश देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा था। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार किस देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ऊंचा रहा है? तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे जो देश है उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक रहा है। इसके बाद तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद चौथा है, क्वेश्चन है आपका कि विश्व के डैश डैश देश ने सकल राष्ट्रीय जो प्रसन्नता को देश की प्रगति के लिए जो एकाधिकार माप घोषित किया था। तो एकाधिकार के आपका है माप घोषित किया था। विश्व के डैश डैश देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के अनुसार जो आधिकारिक माप घोषित किया था, तो वो किसने घोषित किया था? तो चौथे का आपका आंसर है जो कि मैंने बताया था भूटान जो देश है वो विश्व के सकल राष्ट्रीय जो प्रसन्नता को देश की प्रगति के अनुसार जो आधिकारिक माप घोषित किया था। इसके बाद पांचवा है, कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद जो कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में डैश डैश का प्रदर्शन भारत में सर्वश्रेष्ठ है। तो कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में डैश डैश का जो प्रदर्शन भारत में सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो पांचवे का जो केरल राज्य है, केरल राज्य का कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में डैश डैश का प्रदर्शन भारत में सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश के वे हैं जिनका स्कोर डैश डैश से ऊंचा है, डैश डैश से ऊपर है। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर डैश डैश से ऊपर है। तो छठे का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो छठे का करेक्ट आंसर मैंने बताया था 0.800 से स्कोर से ऊपर है। तो यहाँ पर 0.800 से ऊपर, या आप बता सकते हैं 0.8 स्कोर से ऊपर। इसके बाद है, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश डैश डैश में अवस्थित है। तो जो उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश हैं उस देश में डैश डैश में अवस्थित है। किस में अवस्थित है? तो ये आपका 7वें का यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास सूचकांक बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सन डैश डैश में जारी की गई। तो 1990 में, अभी देखा था हमने अबसद में कि 1990 में ये जारी की गई थी। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव रिपोर्ट, कब? सूचकांक की रिपोर्ट। अब है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आधे नंबर का, इसके बाद अति लघु आपके रिक्त स्थान में आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम बताइए। 4 स्तंभ मैंने बता दिए कौन कौन से, आपको एक बार इस क्लास में ही आपको जो ये आंसर है वो पढ़ते जाना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगी और आपको फिर से इस वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखें और इसी क्लास में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेना है। इससे आपके क्या होगी, इसी में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इसी क्लास में आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर दोहराना कि मानव विकास के 4 स्तंभ के आपको कौन कौन से हैं? तो क्षमता, सशक्तिकरण, इसके बाद उत्पादकता और सतत पोषणीय विकास। एक बार फिर से पढ़ लेना है, क्षमता, सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीय विकास। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 स्तंभ है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपके मानव विकास के उपागम कौन कौन से मुख्य है उनके नाम बताइए। तो आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। क्षमता उपागम है वो किससे संबंधित है? आत्मीय सेन से संबंधित है। इसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किसे कहते हैं? तो सशक्तिकरण का अब अर्थ क्या है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, जिसे हम क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहते हैं। यानी कि अपने विकल्प जो है, मनुष्य क्या कहता है? अपने विकल्प चुनने के लिए क्या होता है? शक्ति प्राप्त करना, जिसे हम सशक्तिकरण कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक आपका क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का पूरा नाम, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। यूएनडीपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ पर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद पूछा गया पांचवा क्वेश्चन, यूएनडीपी, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांकों के आपके नाम बताने। तो मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, कौन कौन से? मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। ये सूचकांक यूएनडीपी द्वारा मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो ये याद रखने, मानव विकास के मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। इसके बाद छठा क्वेश्चन है यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़्यादा अवसर। यानी कि उच्चतर जीवन यानी प्रत्याशा का अर्थ क्या है कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे एवं अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादा अवसर है। इसलिए हम उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ है वो लोगों के पास अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का जो अवसर है उससे है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति एवं उच्च मध्यम श्रेणी के मानव विकास सूचकांकों शामिल है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मानव विकास प्रतिवेदन है जो कि 2020 के अनुसार अति उच्च एवं मध्यम जो श्रेणी है उस श्रेणी के मानव विकास सूचकांक शामिल है। तो जो अति उच्च श्रेणी में जो आपके 66 देश हैं तथा मध्यम श्रेणी में 37 जो देश हैं वो शामिल है। कितने उच्च श्रेणी में कितने देश शामिल है? 66 देश शामिल है। इसके बाद है कि मध्यम श्रेणी में आपके 37 देश शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक बार, आठवां क्वेश्चन सभी को पढ़ लेना है। आठवें क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। चलिए सभी को एक बार आठवें क्वेश्चन को रिपीट करना है। मानव विकास शब्द का क्या अभिप्राय है? मानव विकास शब्द से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर पूछा गया है मानव विकास, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना। विकास किसे कहते हैं? किसी चीज़ में क्या होना? बदलाव लेना, जिसे विकास कहते हैं। यानी लोगों के जो विकल्प हैं, विकल्पों में वृद्धि अथवा जीवन में सुधार, किसी चीज़ में सुधार होना जिसे हम विकास कहते हैं। कोई भी, जैसे कि आप एक ले ले उदाहरण कि आपके गांव में एक सड़क बन रही है, जैसे कि पुरानी सड़क से नई सड़क बन रही है, तो इसमें क्या हुआ? विकल्पों में क्या हुआ? सुधार हुआ, पहले से ज़्यादा सुधार हुआ, जिससे यह व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, जीवन में सुधार लाना, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। मानव पूछा गया है, तो मानव विकास से क्या तात्पर्य है? किसी की चीज़ का विकास होना, और मानव यानी मानव के जीवन में सुधार होना, इसी को हम पढ़ते हैं। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक के संसाधनों तक पहुंच पर क्या आशय है? मानव विकास सूचकांक में संसाधनों को पहुंच, जो आपका पॉइंट है उसमें यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। किस शक्ति को? संसाधनों तक पहुंच, यानी कि क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है, यानी कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है, जो कि संसाधनों पर पहुंच उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे उसको जाना जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन है वो है 10वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा देना। ये आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य? मानव विकास सूचकांक, तो एक बार सभी को इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेना है, जिससे अन्य विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है? तो मानव विकास सूचकांक एक मापन है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों को
लोगों के विकास का मापन उसके स्वास्थ्य एवं शिक्षा के जो स्तर है उस स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक का एक मापक है जिसके द्वारा देश के लोगों का जो विकास है उसका मापन है वो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर एवं जो संसाधनों तक उनकी पहुँच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, यहाँ स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जो स्वास्थ्य का मूल्यांकन है उसके लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद लघुतरात्मक क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होने वाले। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। विकास क्या पूछा गया है, विकास पूछा गया है। विकास का क्या अर्थ, विकास यानी कि मैंने अभी बताया था विकास क्या है, तो एक बार इसको भी हेडिंग में पढ़ लेते हैं कि विकास गुणवत्ता परिवर्तन है या गुणों में परिवर्तन जिसे हम विकास कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में गुणों में परिवर्तन आए जिसे हम विकास कह सकते हैं। यानी कि मूल्य सापेक्ष होता है, मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। यानी कि वर्तमान जो दशाएं हैं उसमें वृद्धि ना हो तब तक विकास नहीं हो सकता है। और विकास उस समय होता है, यानी कि विकास उस समय हो सकता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तथा यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता हो तो उस विकास का उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसको ही हम आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर है विकास का अर्थ तो गुणवत्ता परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। और उसका अर्थ क्या होता है कि विकास जब तक नहीं हो सकता जब वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। इसके बाद विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती हो। यानी कि यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो इस प्रकार विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ आपको ये पूरा याद रखना है। वृद्धि और विकास दोनों को आपको क्या करना है, अंतर में लिखना है। और इस तरह आपको विकास का जो डेफिनेशन है वो याद कर लेनी है, क्योंकि आपकी एग्जाम में हेडिंग में ही बताया गया कि मानव विकास, चैप्टर ही मानव विकास है और आपको मानव विकास को ही समझाना है। इसके बाद है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। सशक्तिकरण अभी जो आपका आया था अतिरिक्त उदाहरण प्रश्न है। जो सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, जिसे हम सशक्तिकरण कहते हैं। ऐसी शक्ति जो बढ़ती हुई स्वतंत्रता समता से आती है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को मजबूत करने के लिए। यानी सुशासन एवं लोक कल्याणी नीतियों को आवश्यकता होती है। यानी कि सशक्तिकरण में आपने पढ़ा होगा कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। तो ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और समता से आती है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को मजबूत करने के लिए सुशासन एवं लोक कल्याणी नीतियों को आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है उत्पादकता। ये किसके पॉइंट है, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये सभी आपके पॉइंट है। तो इसको आपको पढ़ना, ये स्तंभ है। तो उत्पादकता से आप क्या समझते हो। उत्पादकता लोगों की जो कार्यक्षमता है, लोगों की कार्यक्षमता, उत्पादकता लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। किसी देश के लोग उसकी वास्तविक धन होते हैं, यानी उसी देश के लोग उसकी वास्तविक धन होते हैं। इसलिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उनकी कार्यक्षमता बढ़ानी चाहिए। यानी उत्पादकता से क्या अर्थ है कि उत्पादकता का अर्थ है लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है एवं इसलिए अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य को भी कार्यक्षमता है वो बढ़ाती है। इसके बाद चौथा आंसर है वो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कोशिश करनी है एक बार इस क्वेश्चन को हमें इसी क्लास में पूरा है वो याद कर ले। तो इसी के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर होंगे। 2 मैराथन क्लासें हैं, पहला सेकंड चैप्टर आपका जिसने भी ये दोनों क्लासें देख ली उनके दोनों जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये भी क्लास अभी एंड होने वाली है। तो जैसे ही ये क्लास एंड हो जाए और यही चैप्टर आपका याद हो गया, यानी कि आपके 3 चैप्टर याद हो जाएंगे। ये भी 5 नंबर का है। तो इसी चैप्टर को आपको फिर से एक बार किसी ने याद नहीं किया तो एक बार फिर से रिपीट करना है। पूरी क्लास को धीरे से देखना है इजी वे में और आपको इसको याद करना है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है चौथा क्वेश्चन। चौथा है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में अंतर पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है वृद्धि मात्रात्मक होती है। कैसी होती है,
मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। यहाँ पर आपको हेडिंग लगा के लिखना है कि आपको एक बॉक्स बना के इसमें लिखना है वृद्धि, दूसरे बॉक्स में लिखना है विकास। तो वृद्धि के पॉइंट लिखने हैं, वृद्धि मात्रात्मक होती है और यहाँ पर लिखना है विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक होती है व ऋणात्मक दोनों हो सकती है जबकि विकास हमेशा धनात्मक एवं गुणात्मक होता है। वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि विकास का मूल्य कैसा होता है, सापेक्ष होता है। तो इसे याद रखना है, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक, जबकि विकास कैसा होता है, गुणात्मक। वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है जबकि विकास हमेशा धनात्मक और गुणात्मक होता है। जबकि वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि विकास का मूल्य कैसा होता है, सापेक्ष होता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही समझ के पढ़ना है जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। रटोगे तो रटने वाला है वो याद नहीं रहेगा। आप 5 सेकंड के लिए याद रखेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। समझ कर याद करेंगे तो आपके दिमाग में ये याद रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 5वां, मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने हेतु 3 सुझाव आपको बताने। इसमें चार सुझाव दिए गए तो कोई 3 लिखने। तो शिक्षा को बढ़ावा देना, जीवन स्तर में सुधारना, आय के स्रोतों को बढ़ाना, अवसरों की उपलब्ध करवाना। यानी मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने हेतु 3 कोई सुझाव यहाँ पर पूछे गए। तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, शिक्षा को अच्छे स्तर पर ले जाना चाहिए। इसके बाद जीवन स्तर को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। यानी कि पहले का जीवन और इस जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन के स्तर को सुधारना चाहिए। इसके बाद है आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए। जो आय आपकी जो इनकम हो रही है, इस इनकम के जो स्रोत है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसके बाद अवसर को उपलब्ध करवाना चाहिए, यानी कि जो भी अवसर हैं, नए अवसर हैं, उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। इस तरह ये आपके 3 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट आपको याद कर ले। 3 पॉइंट आपके 4 पॉइंट बताए गए तो 4 पॉइंट यहाँ याद कर लें, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद करना है। तो यहाँ पर है 6वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्ग किस प्रकार किया जाता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को समूहों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर है अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो यहाँ पर मानव विकास के आधार पर देशों का जो किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को 4 समूह में बांटा गया, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अति उच्च में 0.8 से ऊपर ये बता दिया था, उच्च में 0.701 से ऊपर से 799 के बीच, मध्यम है वो 0.550 से 0.700 के बीच होता है और निम्न वाले जो हैं वो 0.549 के नीचे होती है। तो इस तरह आपको याद करना है। तो इस स्कोर को आपको 4 स्कोर हैं, इन चारों स्कोर को आपको याद कर लेना है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, किसी देश के उच्च मानव विकास का प्रमुख कारण आपको लिखना है। कि किसी देश के उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण आपको लिखने हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसी देश के उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उच्च मानव विकास के कारण, उच्च मानव विकास के जो प्रमुख कारण है उसमें पहला कारण यहाँ पर देख सकते हैं, वह देश सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है। यानी कि जो उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण है उसमें क्या है कि वह देश सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है। एवं सेकंड है, उस देश में राजनीतिक लड़ाई और वह अस्थिरता नहीं होती है। और तीसरा है, उस देश में संसाधनों का विवरण लगभग कैसा होता है, समान रहता है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट है। तो उस देश का जो सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है एवं उस देश में राजनीतिक लड़ाई व अस्थिरता होती है और उस देश में क्या होता है कि संसाधन जो है उस संसाधन का विवरण है वो लगभग समान होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को मापने के लिए किस सूचकों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है 40 वर्ष तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या। इसके बाद है कि सेकंड पॉइंट है कि कम भारी वाले छोटे बच्चों की संख्या, कम भार वाले छोटे बच्चे की संख्या। इसके बाद है स्वस्थ जल नहीं मिलने वाले लोगों की संख्या और प्रौढ़ निरक्षरता का दर। तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को मापने वाले सूचकों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के आपके नाम बताने। तो मानव विकास के 4 स्तंभों को नाम भी बताने है, उसको स्पष्ट करना, यानी कि किसकी जो परिभाषा है वो भी लिखनी। तो मानव विकास के जो 4 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण।
तो पहला है क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इसमें पहला पॉइंट है क्षमता। क्या है? क्षमता। क्षमता को एक बार देख लेना है। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसरों को उपलब्ध तक पहुंचना, लोगों को उपलब्ध अवसर जैसे लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के बिना सम्मान होने चाहिए। यानी कि लोगों की जो उपलब्ध अवसर है, लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। इसके बाद है सेकंड है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, इसका अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ये जो संसाधन है इसका प्रयोग से उपयोग करे, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, ये सतत पोषणीयता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सतत पोषणीयता की परिभाषा बताइए। तो आपको पहले याद करना है कि इसका अर्थ है कि उपलब्ध जो अवसर है उसको निरंतरता प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ये जो संसाधन है इसका जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में करें, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां है उसका उपयोग कर सके, समान अवसर मिले। ये जैसे लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि बड़े होने पर विकल्प समाप्त नहीं हो। इसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता को हमने देख लिया था, एक बार फिर से इसमें बताया गया है। तो उत्पादकता का अर्थ लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना होता है। किसी देश के लोगों की जो वास्तविक धन होती है वो क्या होती है? मनुष्य होता है। इसलिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उनकी कार्यशीलता बढ़ाती है। तो ये है उत्पादकता। इसके बाद सशक्तिकरण, ये भी देख लिया। सशक्तिकरण आपका 3 बार आ गया है, तो इसको भी देख लिया। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, जिससे सशक्तिकरण कैसे? ऐसी शक्ति जो बढ़ती हुई स्वतंत्रता क्षमता में से आती है और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोगों को जो मजबूत करने के लिए जो सुशासन एवं लोक कल्याणी नीतियों को आवश्यकता होती है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हेडिंग में पूछ सकता है। इसमें क्या किया, पूरा क्वेश्चन है वो आपका बना दिया है, तो इसमें एक परिभाषा पूछ सकता है। जैसे यहाँ भी पूछा गया है कि मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, मुख्य उपागमों के आपको क्या बताने, नाम बताने। तो इसमें पूछा गया है कि आपको आय उपागम कौन कौन से उपागम है, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और शक्ता उपागम। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि आय उपागम, तो आय उपागम की परिभाषा दे रखी है। कल्याण उपागम, तो कल्याण उपागम की जो परिभाषा है वो पीछे दे रखी है। न्यूनतम उपागम, तो इसकी परिभाषा दे रखी है। क्षमता उपागम, तो इसकी भी परिभाषा है वो दे रखी है। तो पहला देखते हैं हम कौन सा पॉइंट है, आय उपागम। तो यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। तो पूछ सकता है कि 1 नंबर है मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो आय उपागम जो है वो सबसे पुराना उपागम है। तो विकास को आय के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि एक आपका जो विकल्प में या रिक्त स्थान में पूछे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। कौन सा मानव विकास का पुराना उपागम है, तो आय उपागम आपको बताना है। इसके माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। अधिक आय से मानव की स्वतंत्रता है वो बढ़ती है। इसके बाद सेकंड देखिए, तो आय उपागम की आपकी यहाँ पर परिभाषा है वो देख ली। अब देखें कल्याण उपागम की परिभाषा देख सकते हैं। यह उपागम मानव को जो है वो लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास में सुरक्षा पर अधिक जो सरकारी खर्च पर जोर देता है। यानी कि जो कल्याण उपागम है वो उपागम है वो लाभार्थी के रूप में देखता है। यानी कि यह उपागम शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं आवास को सुरक्षा पर अधिक सरकारी खर्च पर जोर देता है। यह उपागम मानवता जो मानता है कि सरकार लोगों के कल्याण पर अधिक खर्च करके उनके विकास में वृद्धि कर सकता है। इसके बाद तीसरा उपागम कौन सा है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसमें आधारभूत जो आवश्यकता है वो उपागम यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दिया था। इसमें मानव विकल्पों के स्थान पर जो मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यानी कि ये जो उपागम है, कौन सा उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, इसमें आधारभूत जो आवश्यकता है वो जो उपागम है, यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन ने दिया था। इसमें मानव विकल्पों के स्थान पर मूलभूत जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को की जो व्यवस्था है उस पर जोर दिया गया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता। इस पर जो
श्रम संगठन पर, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उस पर जोर दिया गया है। इसके बाद है क्षमता उपागम। कौन सा उपागम है? क्षमता उपागम। क्षमता उपागम, यह उपागम आत्मीय सेन दिया गया, आत्मीय सेन ने दिया गया, जो आत्मीय सेन थे उन्होंने दिया क्षमता उपागम। ये पूछ सकता है आपको वन आपका आपके जो मल्टीपल चॉइस है, जो आपका आधा नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकता है कि कौन सा उपागम आत्मीय सेन से है। तो क्षमता उपागम, जो कि हमने पहले देख लिया था मल्टीपल चॉइस में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षमता उपागम है वो, ये उपागम आत्मीय सेन से संबंधित है। तो इसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया। यानी कि ये जो क्षमता उपागम है उस उपागम में आत्मीय सेन से है, तो इसका शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन दोनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह आपके जो 11 क्वेश्चन है वो आता है। अब है मानव विकास के उच्च स्तर एवं निम्न स्तर। उच्च स्तर, निम्न स्तर एवं मध्यम स्तर, 3 स्तर है, जिसमें यहाँ पर उच्च स्तर और निम्न स्तर बताए गए। तो उच्च स्तर एवं निम्न स्तर, उच्च एवं निम्न स्तर के द्वारा किए जाने वाले व्यय निवेश में अंतर बताइए। यानी कि उच्च स्तर मानव विकास वाले देश वे हैं, उच्च स्तर एवं मानव विकास वाले वे देश हैं जो सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है एवं लोग हैं उन लोगों एवं सुशासन में उच्च स्तर निवेश ने इस वर्ग के जो देश हैं उन देशों को अन्य देशों से जो सर्वथा अलग कर दिया है। यानी कि आपके जो उच्च स्तर मानव विकास वाले देश हैं जहाँ पर जो सामाजिक खंड है उसमें बहुत निवेश हुआ है, जबकि जो लोगों एवं सुशासन में उच्च स्तर निवेश ने इस वर्ग के जो देश हैं उन देशों को जो सर्वथा अलग कर दिया है। जबकि दूसरी ओर मानव विकास निम्न स्तर वाले देशों में सामाजिक सब सेक्टर हैं उस सेक्टरों की बजाय जो प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। किस पर ज़्यादा व्यय करते हैं? प्रतिरक्षा पर ज़्यादा व्यय करते हैं। तो इस तरह हमारे ये जो मैराथन क्लास है वो आपकी एंड हो गई। तो 11 क्वेश्चन लास्ट बताया गया था कि 11 क्वेश्चन उच्च स्तर एवं निम्न स्तर एवं मध्य स्तर, जिसमें 2 स्तर आपकी महत्वपूर्ण है, उच्च स्तर एवं निम्न स्तर, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया उच्च स्तर और निम्न स्तर। तो आपकी जो मैराथन क्लास है वो यहाँ पर एंड हो गई। जो यहाँ पर आपको कंप्लीट इस क्लास को एक बार फिर से रिपीट करना है। जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा है, बाद में चालू किया है, तो सभी को एक बार आपको इस लाइव स्ट्रीम आपकी जो समाप्त होगी है, तो लाइव स्ट्रीम की एंड यहीं तक होगी है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए अन्य जो चौथी मैराथन क्लास है वो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो सभी को वेलकम। आपकी लाइव स्ट्रीम तो एंड हो गई है। तो चलिए, तो जिसने भी इस लाइव क्लास को नहीं देखा है फिर से देख लेना। तो आपकी जो इस चैप्टर के आपके 5 मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को देखते रहना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिससे आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। और आपकी जो मेहनत है, मेहनत आपकी रहनी चाहिए, मेहनत आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स है वो प्रिपेयर हो सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।